तो बायोटेक्नोलॉजी में जो है अभी तक हम पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर यानी बीटी कॉटन और टोबैको वाला केस। उसका बाद हमने इंसुलिन और जीन थेरेपी पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिसिन के अंदर ही एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो हेडिंग डालेंगे, पहले समझते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और क्यों जरूरत है इसकी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लोगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करें बच्चे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको पता है जब किसी भी पर्सन को बीमारी होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है उसका डिटेक्शन, यानी बीमारी कौन है और किस पैथोजन की वजह से हो रही है और उस पैथोजन की फिजियोलॉजी कैसे है, जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी भी बोल देते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम किसी बीमारी का ट्रीटमेंट बड़े इफेक्टिवली कर सकते हैं, और अगर हमें ये सारी बातें नहीं पता है शायद इफेक्टिव ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज का पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट यानी अगर ट्रीटमेंट बढ़िया से करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। पहला, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन यानी बीमारी जल्दी पता चल जाए वो जरूरी है। और दूसरा, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोजन की फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे रह रहा है, इन्फेक्शन कैसे कर रहा है, कौन से ऑर्गन को नुकसान कर रहा है, वगैरह वगैरह। अगर आपको पता है तो शायद आप किसी भी बीमारी को इफेक्टिवली ट्रीट कर पाओ। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास डायग्नोसिस के दो तरीके हैं, डायग्नोसिस के दो मेथड हैं। तो डायग्नोसिस के जो दो मेथड हैं, उन दो मेथड में पहला जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड। कौन सा मेथड? कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं, कन्वेंशनल मेथड। और जो दूसरा है हमारे पास वो है मॉडर्न मेथड। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड की बात करूं तो एक ऐसा मेथड है जहां हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक क्या मतलब? जैसे हम यहां सीरम एनालिसिस करते हैं, सीरम या यूरिन एनालिसिस। मतलब कई बार हमें बीमारी को जब डिटेक्ट करना होता है हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं। तो यूरिन टेस्ट करवाना, ब्लड टेस्ट करवाना यानी सीरम एनालिसिस करवाना, ये सब के सब क्या है? ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड है। इन सब चीजों में आपको बीमारी डिटेक्ट तब होती है, यानी अगर आप यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट करवा रहे हो तो बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब बीमारी आपको हो चुकी होगी और आपको वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे अगर मान लिया लेट से किसी पर्सन को डेंगू हुआ, उसने कुछ सिम्टम्स महसूस किए, डॉक्टर के पास गया, उसने सिम्टम्स बताए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया, डेंगू का भी टेस्ट करवा दिया और इससे आपको पता लगेगा कि भैया आपको डेंगू हो रखा है। तो ऑब्वियसली ये कब पता चला आपको? जब ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है, वो आपको अफेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से आपको फीवर या आपको अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं और उन सिम्टम के बेसिस पर आपको आइडिया लग रहा है कि भैया मेरे को शायद बीमारी हो सकती है। तो मतलब सिंपल शब्दों में यहां आपको बीमारी के बारे में पता तब चल रहा है जब आपको बीमारी हो चुकी है, उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी अर्ली डिटेक्शन अगर आपको करना है तो कन्वेंशनल मेथड से पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां क्या लिखोगे? अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल, अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल। वेयर अगर मैं बात करूं मॉडर्न मेथड की, तो मॉडर्न मेथड के अंदर क्या आते हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आती है। क्या आती है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस।
और इस मेथड्स के अंदर हम क्या कर पाते हैं, अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं, अर्ली डिटेक्शन यहां पॉसिबल होता है। तो भैया जहां अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है वहां बीमारी का इफेक्टिव ट्रीटमेंट ज्यादा बढ़िया से हो पाएगा। इसी वजह से जो मॉडर्न टेक्निक है यानी जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है एक बेहतर मेथड होता है किसका, किसी बीमारी को डिटेक्ट करने का, ताकि अगर डिटेक्शन आप जल्दी कर पाओगे तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी आप क्या कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। तो अब बात आती है कि सर ये बताओ कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे और अर्ली डिटेक्शन। तो जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पढ़ना है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो टेक्निक्स हमें पढ़नी है उनमें आपकी सबसे पहली टेक्निक है पीसीआर, दूसरी टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तीसरी आपकी एक टेक्निक है जो आपको पढ़नी है वो है एलाइजा। क्या है, एलाइजा। वैसे कई बार एक और टेक्निक यहां लिख देते हैं, लिख ही दे रहा हूं मैं, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। वैसे तो जब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसी के अंदर हम ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। अब आपको पीसीआर की प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पीसीआर काम कैसे करता है, और आपको पता है पीसीआर का काम क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। मतलब आपके पास डीएनए कम अमाउंट में है, उसको आप लार्ज क्वांटिटी में कर सकते हो, उसको एम्प्लीफाई कर सकते हो, उसके नंबर्स को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। वही आपका क्या है, पीसीआर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई हम पीसीआर का कहां यूज करते हैं, तो पीसीआर आपको पता है ये क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है। क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करता है। तो भैया अब हम पीसीआर का यूज कहां कहां कर सकते हैं, हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं, एम्प्लीफाई द डीएनए ऑफ वायरस या वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब अगर किसी को वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो अर्ली स्टेज के अंदर ही डीएनए को एम्प्लीफाई करके आप बता सकते हो कि आपको वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो। जैसे मान लिया आपकी बॉडी के अंदर वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत नेग्लिजिबल थोड़े से अमाउंट में हुआ है, तो आपको सिम्टम्स तो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर आप पीसीआर इस्तेमाल करोगे तो पीसीआर उनके डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना देगा। अब जब बहुत सारी कॉपीज हो जाएंगी तो आप आसानी से उसे मतलब डिटेक्ट कर पाओगे कि भैया आपके बॉडी के अंदर किसी वायरस या बैक्टीरिया का डीएनए है, मतलब आपको किसी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। क्लियर बात है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो एड्स डिटेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं, एड्स डिटेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर कोई है उसके डिटेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर कोई है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात एक और चीज जो याद रखनी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट किया हमने, एड्स डिटेक्ट किया, इसके अलावा हम कैंसर डिटेक्शन के अंदर भी पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कैंसर डिटेक्शन के अंदर भी पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, जैसे मान लिया हमारी बॉडी के अंदर किसी जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया और उस म्यूटेशन की वजह से हमें कैंसर हो रहा है, तो हम उस म्यूटेटेड जीन को एम्पलीफाई करके देख सकते हैं कि कहीं पर म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर बहुत कम क्वांटिटी में हुआ है तो आप क्लियरली देख नहीं पाओगे, आप अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। बट पीसीआर ने क्या किया, उस जीन को एम्पलीफाई करते, उसके नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और जब नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आपके लिए देखना या डिटेक्ट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो पीसीआर का एकमात्र मकसद क्या है, एम्पलीफाई द जेनेटिक मटेरियल। एम्पलीफिकेशन से फायदा क्या हो रहा है कि भैया नंबर ज्यादा है तो आप आसानी से क्या कर पा रहे हो, डिटेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है ना, यहां तक हो गया है। तो अगली टेक्निक पे चलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करूं यानी आर डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करूं तो सुनना ध्यान से, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं,
एक प्रोब इस्तेमाल करते हैं। अब सर ये प्रोब क्या होता है, पहले तो ये बताओ, पहले प्रोब क्या होता है। प्रोब जो है बच्चे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद रेडियो लेबलिंग, विद रेडियो लेबलिंग, या आप ये बोल सकते हो रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, ऐसे ही बोल सकते हो ना, रेडियो लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोब। अब सर ये हमें कैसे बताएगा कि हमको बीमारी उमारी हो रखी है, सुना ध्यान से, कैसे बताएगा समझते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोब लेते हैं, और प्रोब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होगा, जो कि कैसा होगा, रेडियो लेबल्ड होगा। तो लेट्स से मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्रोब है। क्या, एक प्रोब। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहां जो हमने प्रोब बनाया है इस पर कुछ कोड है। मैं मान ले रहा हूं ए जी जी सी, ये एक कोड है। मैं मान रहा हूं कि ये क्या है, मेरे पास प्रोब है, और इससे मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि मेरी बॉडी के अंदर यानी डीएनए में कोई म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अब लेट्स से मान लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल सेल के अंदर डीएनए है। क्या है, एक नॉर्मल सेल के अंदर डीएनए। अब नॉर्मल सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें कोड है ए जी जी और सी। क्या है, ए जी जी और सी, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी टी सी सी और जी, यही तो होगा। ये एक नॉर्मल सेल के अंदर है। क्या है, एक नॉर्मल सेल के अंदर है। अब हमने क्या किया, इस प्रोब को अलाउ किया टू हाइब्रिडाइज्ड। क्या किया, अलाउड टू हाइब्रिडाइज, अलाउड टू हाइब्रिडाइज्ड। अब मेरी बात सुना ध्यान से, ये एक नॉर्मल केस था, लेकिन और सुनना, यही सेम केस मैं नीचे फिर से बना रहा हूं। एक यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां मेरे पास क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चे, म्यूटेशन, म्यूटेटेड जी। अब म्यूटेशन हुआ है तो क्या होगा भाई, म्यूटेशन हुआ है तो मान ले रहा हूं कि भैया यहां से ये लो टी गायब हो गया, इस टी की जगह क्या आ गया है, यू आ गया। क्या आ गया है, यू आ गया। या ऐसे मान लो इस टी की जगह क्या आ गया है, क्या बना ले, इस टी की जगह मान लिया सी बना लिया, और इस ए की जगह क्या बना लिया है, जी बना। म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया है, म्यूटेशन। तो मैं इसको अलग कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपको दिखे कि हाँ यहाँ म्यूटेशन हुआ है, यहाँ म्यूटेशन हो चुका है। आपको पता था कि हमारे शरीर में नॉर्मल सेल के अंदर जीन कौन सा होता है, ये वाला ए जी जी सी, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री टी टी सी सी जी। अगर इसमें म्यूटेशन हुआ है तो म्यूटेशन हो, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने एक अंदाजा लिया कि भैया ये हो जाएगा, हमने इसको भी अलाउ किया हाइब्रिडाइज करने के लिए, इसको भी क्या किया, अलाउ किया हाइब्रिडाइज करने के लिए, और हमने यहां भी क्या कर दिया, अलाउड टू हाइब्रिडाइज्ड। हमें नहीं पता क्या होगा, हम तो दो केस लेके चल रहे हैं कि अगर हमने अलाउड किया हाइब्रिडाइज करने के लिए तो क्या क्या केसेस आ सकते हैं, क्या रिजल्ट आ सकता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो आपको पता है जो प्रोब है वो बाइंड कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। यहाँ ए जी जी सी है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है ना। तो होगी क्या यहां पर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बाद क्या होगी यहां पर, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है भाई साहब, जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आ जाएगी, जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या करते हैं, हम रेडिएशन पास करते हैं, और रेडिएशन पास करेंगे तो मुझे कलरफुल बैंड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, कलरफुल बैंड। अब सुना ध्यान से,
अगर म्यूटेशन नहीं हुआ है तो आपका डीएनए बाइंड करेगा इसके साथ, और बाइंड करेगा तो बैंड बनेंगे डीएनए के, और आप जब फोटोग्राफिक फिल्म देखोगे तो उस पर आपको क्या दिखाई देंगे, डीएनए के कलरफुल बैंड दिखाई देंगे। मतलब यहां क्या होगा, बैंड अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, यानी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे, बैंड दिखाई देंगे। लेकिन यहां सुनना ध्यान से, यहां भी हमने क्या किया, सेम किया, यानी यहां भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, आपको क्या लगता है, नहीं होगी ना, तो मैं लिख दूं नो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हुई और उसके बाद आपने क्या किया, ऑटो रेडियोग्राफी कर दिया, क्या कर दिया, ऑटो रेडियोग्राफी, तो आपके ऑटो रेडियोग्राफी के बाद क्या आपको कोई बैंड दिखाई देगा, नो बैंड अपीयर, आपको कोई भी बैंड दिखाई नहीं देंगे। तो इससे आपको पता जाएगा कि जीन के अंदर म्यूटेशन है कि नहीं है। यानी अगर बैंड दिखा तो नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं है, लेकिन अगर बैंड दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है। क्लियर बात। इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर पता करते हैं कि किसी भी जीन का म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इतना कर लिया तो हमारे पास एक लास्ट टेक्निक आती है जिसका नाम क्या है, एलाइजा। क्या नाम है, एलाइजा। क्या कुछ रह गया था, तो जस्ट इसको लिख लें, तो फिर नोट करना है 1 मिनट। एलाइजा, अगर हम एलाइजा की बात करें तो इसका पहले फुल फॉर्म याद रखना है, एंजाइम्ड लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, एचआईवी डिटेक्शन के लिए। किसके लिए, और एचआईवी डिटेक्शन। और याद रखना ये कहां पर बेस्ड है, किस चीज पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सिंपल शब्दों में हम यहां डिटेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर उस पैथोजन, यानी जैसे एचआईवी होता है तो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी एचआईवी वायरस की वजह से होता है। तो एचआईवी वायरस क्या हुआ, एक एंटीजन हुआ, उसके अगेंस्ट हम कुछ एंटीबॉडीज लेबोरेटरी में बनाते हैं, और जो सैंपल लेते हैं उस सैंपल के अंदर उस एंटीबॉडी को डाल देते हैं। उसके बाद हम उसमें कुछ सबस्ट्रेट डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में ये फंडा है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन मौजूद है या आपकी बॉडी के अंदर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होता है, इंटरेक्शन, यानी वो आपस में बाइंड करते हैं। क्या करते हैं, वो आपस में बाइंड करते हैं, और उनकी बाइंडिंग के थ्रू हम पता कर पाते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। आपको प्रोसेस नहीं पढ़नी है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। और ये डिटेक्ट किसको करता है, एचआईवी यानी एड्स को डिटेक्ट करता है। किसको, एड्स को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो आपका ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला पोर्शन खत्म हो गया है। एक बार इसको पीछे जिसका रहेगा नोट डाउन करो। अब आगे हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या नाम है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सर क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, देखो बड़े सिंपल सी बात है, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, यानी ऐसे एनिमल्स जिसके डीएनए को आपने क्या कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया। कैसे मैनिपुलेट किया होगा आपने, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। कैरेक्ट टू पोजेस एन एक्सप्रेस्ड एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, और उनके डीएनए के अंदर एक फॉरेन जीन मौजूद है। आपने क्या किया, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का
या कोई फॉरेन जीन या आपका कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। लेट्स से मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म एक्स था, एक ऑर्गेनिज्म वाई था, मैंने एक्स ऑर्गेनिज्म से कुछ जीन निकाले और वाई की बॉडी में ट्रांसफर कर दिए। तो ये जो वाई ऑर्गेनिज्म है इसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे, क्योंकि हमने इसके जीन को मैनिपुलेट किया है बाय एडिंग सम एडिशनल जीन फ्रॉम दी एक्स ऑर्गेनिज्म। क्लियर बात? तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में तो एक एग्जांपल तो दिख ही रहा है आपको, ट्रांसजेनिक रैट हो गए। अगर यहां से इसे काट दे रहा हूं मैं, नीचे लिख दे रहा हूं एग्जांपल, कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल हैं? जैसे आपका रैट हो गया, क्लियर बात? इसके अलावा आपके काउज हो गए, इसके अलावा आपके पिग्स हो गए, इसके अलावा फिश हो गए, ठीक है ना, इसके अलावा रैबिट हो गए, ईटीसी। ये सब क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल है। अगर हम बात करें 95% ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो क्या है? माइस है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। यानी ज्यादातर ट्रांसजेनिक एनिमल हमने किसके बनाए हैं? चूहों के बनाए हैं। तो अगर हम बात करें, हाँ, ट्रांसजेनिक एनिमल आपको समझ में आ गया है, एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली हम ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से 95% के आसपास हमने किसका बना रखा है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम समझते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल का एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है, हम ट्रांसजेनिक एनिमल को कहाँ यूज करते हैं और हमारे लिए इनसे क्या फायदे होते हैं। क्लियर बात? इतना नोट डाउन कर लिया है तो आगे चलें। हाँ भाई, चलते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो अब आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या आता है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि सर हमें समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल किस तरीके से काम करता है। अगर वो केमिकल ना हो, जैसे लेट्स से हमारी ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, और अगर हम बात करें वो नॉर्मली फंक्शन कैसे करता है। तो सिंपल शब्दों में कि अगर मुझे समझना है तो ये सारे एक्सपेरिमेंट में तो किसी नॉर्मल इंसान पे नहीं कर सकता कि या किसी इंसान को पकड़ा और उसमें मैंने ग्रोथ हार्मोन बढ़ा दिए या कम कर दिए, ये सारे एक्सपेरिमेंट हम ह्यूमन पे नहीं कर सकते। तो हमने कई सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जिन पर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है कि अगर मान लिया मुझे स्टडी करना हो, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर, कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर such as insulin like growth factor, insulin like growth factor। तो मेरे पास कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। अगर मुझे उनकी फंक्शनिंग को समझना है, उनके इंपॉर्टेंस को समझना है, तो हम ये एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर करेंगे। अगर मान लिया कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी की स्टडी करना है तो हम इंसान के ऊपर नहीं कर सकते, तो वी आर टू स्टडी डिजीज। किसको स्टडी करने के लिए? बीमारियों को स्टडी करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करूं
हमारे पास कई सारे ट्रांसजेनिक मॉडल हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल आर यूज्ड टू स्टडी, क्या स्टडी करने के लिए भाई साहब? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्जाइमर की, इसके अलावा अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे चलो ईटीसी ही लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये सारी बीमारियां हैं जिनकी स्टडी हमने कैसे की है? ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करके की है। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला आता है वो आता है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। क्या आता है? वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। अगर मुझे चेक करना है कि कोई वैक्सीन सेफ है या नहीं है, तो आपको देने से पहले ये ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर टेस्ट की जाती है। अगर ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तब जाकर के ह्यूमन ट्रायल होता है। ठीक, बताओ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, उनके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया हम किसी ड्रग्स को चेक करना चाह रहे हैं, तो हम उस ट्रांसजेनिक एनिमल को उस ड्रग्स के लिए सेंसिटिव बना देंगे कि अगर कोई इंसान उस ड्रग्स के लिए सेंसिटिव हो तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तभी हम इफेक्ट से चेक कर पाते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लिया हम कहीं ट्रांसजेनिक एनिमल पे कोई वैक्सीन टेस्ट करने जा रहे हैं, तो वैक्सीन लगाने के बाद फिर उसको इन्फेक्ट भी कराते हैं उस बीमारी से, कि वह लगाने के बाद फिर बीमारी हो तो नहीं रही है, तभी तो टेस्टिंग होगी। तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग जो है, अगर हम बात करें तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग हमने कहां की थी? पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग में हमने किसका इस्तेमाल किया था? माइस का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? माइस का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगला जो आता है वो है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। कौन सी सेफ्टी टेस्टिंग? केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अगर हम बात करें तो हमें किसी केमिकल की सेफ्टी चेक करनी है, किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड सेंसिटिव to particular drugs, to particular drugs to check toxicity and safety। क्लियर बात? इसके अलावा हम एक और काम करते हैं, वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनना, अगर बात करो ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले कोई प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट आपको जो ध्यान रखना है, जो हमने कहां से बनाया है, ट्रांसजेनिक एनिमल से बनाया है, वो है अल्फा एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है, ये यूज किया जाता है, यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा याद है? स्मोकिंग डिसऑर्डर है ना, स्मोकिंग की वजह से होता है। तो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम अल्फा एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने कहां से ऑब्टेन किया है? ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन किया है। इसके अलावा एक और जो आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1997 के अंदर
हमने क्या की थी, ट्रांसजेनिक काउ बनाई थी। क्या बनाई थी? ट्रांसजेनिक काउ बनाई थी। क्या बनाई थी? ट्रांसजेनिक काउ। ट्रांसजेनिक काउ जो था, इसका नाम था रोजी। क्या नाम था? रोजी। और रोजी क्या करती थी? प्रोड्यूस मिल्क enriched with ह्यूमन मिल्क प्रोटीन। ह्यूमन मिल्क प्रोटीन। और ह्यूमन मिल्क प्रोटीन कौन है? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। लैक्ट एल्ब्यूमिन। और ये कितना था? 2.4 ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर के अंदर कितना ह्यूमन मिल्क प्रोटीन था? 2.4 ग्राम, जो कि ज्यादा बैलेंस प्रोडक्ट था किसके लिए? ह्यूमन चाइल्ड के लिए, एज कंपेयर टू नेचुरल काउ मिल्क। यानी नेचुरल काउ मिल्क से ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट ये था जो हमने मॉडिफाई करके 1997 के अंदर ट्रांसजेनिक काउ रोजी से ऑप्टेन किया था। क्लियर बात? हाँ, नहीं आदमी नहीं है, बट इसके पास ऐसे जीन्स हैं जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, मिल्क जब बनाएगा तो उस मिल्क के अंदर कौन से प्रोटीन होंगे? जो मदर मिल्क के अंदर मिलते हैं, यानी अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन मिलेगा। ठीक, अब ह्यूमन मिल्क किसके लिए बना है? ह्यूमन बच्चे चाइल्ड के लिए बना है। अब काउ मिल्क जो बना होगा वो काउ के चाइल्ड के लिए बना होगा, तो दोनों सुटेबल कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमने एक ऐसी काउ डेवलप की जो बिल्कुल सिमिलर मिल्क प्रोड्यूस करे जैसा कि कहाँ मिलता है? मदर मिल्क के अंदर बच्चे को मिलता है, ताकि उसके लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट हो पाए। तो ये सारे क्या थे? ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में और ट्रांसजेनिक एनिमल के यूज के बारे में। यहां तक हो गया? कोई समस्या किसी को? तो आगे हमारे पास जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इथिकल इश्यूज। वो क्या है? इथिकल इश्यूज। अब सर ये इथिकल इश्यूज क्या होते हैं? अब आप बताओ, आपने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में आप कुछ भी कर पा रहे हो। मतलब अगर हम बात करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल आपने देखा कि एक गाय से आप मिल्क प्रोटीन ह्यूमन के बना पा रहे हो। आपने देखा एक ई कोलाई बैक्टीरिया से ह्यूमन का इंसुलिन बनवा पा रहे हो। सही बात है ना? एक प्लांट के पास वो एबिलिटी ट्रांसफर कर पा रहे हो जिससे वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर ले रहा है। तो कहने का मतलब, आप अगर बायोटेक में इतनी सारी चीजें कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली इसके मिसयूज भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो इंसान क्या बनाने लगेगा? डायनासोर बना देगा, इंसान सुपरमैन बनाने लगेगा, इंसान जो है वो गॉडजिला किंग कॉन्ग बनाने लगेगा। मतलब वो कुछ भी कर सकता है। और अगर ये सब बनाने लगा तो इन सब के बनने के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है या जो दुनिया है उसमें उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये आपको नहीं पता। आपने कई सारी फिल्में देखी होगी फिक्शनल, जैसे गॉडजिला किंग कॉन्ग वाली ही, जुरासिक पार्क देखी होगी। गॉडजिला किंग कॉन्ग की बात कर लें तो अगर ह्यूमन लाइफ के अंदर ऐसे बड़े बड़े जाइंट एनिमल्स एग्जिस्ट करने लगे तो आपने देखा होगा इसके बड़े सारे नुकसान भी होंगे। और क्या नुकसान होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो हमारे थॉट से बनी हुई फिल्म है, लेकिन उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए लोगों पे रिस्ट्रिक्शन लगाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो वो कुछ भी करने लगेंगे। तो कुछ भी ना करने लगे, इसलिए रिस्ट्रिक्ट करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने क्या किए, कुछ रूल्स बनाए। तो पहली बात, प्रॉब्लम क्या क्या है, सुना ध्यान से। प्रॉब्लम यह है कि भैया अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट हो सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स ऑफ जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रिजल्ट क्या हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। सही बात है ना? वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, यानी जो आपने किया है वो रिसर्च वैलिड है या नहीं है। इसके अलावा इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इसका इंपैक्ट क्या होगा इकोसिस्टम में।
इसका इंपैक्ट क्या होगा इकोसिस्टम में? ये सब बातें कंट्रोल करने के लिए, टू रेगुलेट, टू रेगुलेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? फॉर्म्ड ए कमेटी, फॉर्म्ड ए कमेटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? GEAC। क्या बोलते हैं? GEAC। GEAC क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी कौन सा प्रोडक्ट वैलिड है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इन सब चीजों को चेक करने का काम किसका है? GEAC का है। ठीक है ना? अब आप समझे कि सर इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमने कमेटी बनाई, लेकिन सर इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ प्रॉब्लम्स तो हुई होंगी, ऐसे अचानक से बैठे बैठे किसी के दिमाग में थॉट तो नहीं आया होगा, तो प्रॉब्लम्स क्या हुई थी? अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की, तो हमारे पास याद रखना 2 लाख वैरायटी है राइस की। 2 लाख क्या है? वैरायटी ऑफ राइस प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर 2 लाख वैरायटी है राइस की। और सुनना मेरी बात ध्यान से, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती राइस की, वैरायटी ऑफ बासमती राइस, यानी बासमती राइस की डॉक्यूमेंटेड वैरायटी हमारे पास कितनी है? 27। तो इससे आपको एक और बात, अगर हम बात करें बहुत पुराने स्कल्पचर पढ़ोगे आप इंडिया के, या बहुत एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे, तो आपको यह लगेगा कि बासमती राइस हमारे कल्चर के अंदर बहुत जमाने से यूज हो रहा है, बहुत जमाने से यूज हो रहा है। और ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज है इंडिया की, बासमती राइस की प्रोडक्शन करना। इन 1997, कब? इन 1997 अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती राइस पर अपना पेटेंट करा लिया। कहां से? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कहां से? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क से अपना पेटेंट ग्रांट करा लिया। और इन्होंने किया क्या था? हमारी इंडिया की बासमती राइस को लिया, उसको अपने वहां की सेमी डॉर्क वैरायटी से क्रॉस करके एक नया प्लान बनाया, और उसने कहा कि हमारी एक डिस्कवरी है, इस पे हमें पेटेंट ग्रांट करो। अच्छा, एक और बात, बायो पेटेंट, पेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की आपको किसी चीज पर, आपकी किसी डिस्कवरी पर पेटेंट ग्रांट कर देती है, इससे क्या होता है कि आपके उस प्रोडक्ट का कोई कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकता आफ्टर ग्रांटिंग द पेटेंट। मतलब अगर पेटेंट आपको मिल गया है, तो आपके उस प्रोडक्ट का कॉमर्शियल यूज कोई नहीं कर सकता। अगर यूज करेगा तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, या आपको रॉयल्टीज पे करनी पड़ेंगी। आप परमिट करोगे तो यूज कर पाएगा। तो अगर किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पर पेटेंट ग्रांट हो, तो उसे हम बायो पेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो पेटेंट। तो ऑब्वियसली 1997 के अंदर अमेरिकन कंपनी को क्या मिला? अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट ऑन बासमती राइस by US Department of Patent and Trademark। तो भाई साहब ये तो इश्यू है। अब कैसे मिला था? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हमारी वैरायटी के साथ क्रॉस करके नया डिस्कवरी मान लिया था। इसके अलावा सिमिलर केस और भी मिले थे, सिमिलर केस विद
हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन सच एज नीम एंड टर्मेरिक। ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन आपको कहां देखने को मिलेगी, नीम और टर्मरिक के केस में भी इसका भी पेटेंट ग्रांट कर दिया गया। तो ऐसे हाँ, मतलब ऐसे केसेस में मतलब जस्ट लाइक ऐसे हुआ कि भैया आपको एक कोई टेक्निक बड़ी बढ़िया आती थी, या लेट्स से आपको चाय बनाना बड़ा बढ़िया आता था। एक दिन मैं आपसे घर पे आया, आपने मुझे चाय बना के पिलाई और बड़ा मतलब टेस्टी थी और मुझे बहुत मजा आया। आपको चाय बनाने की जो टेक्निक थी वो आपके यहाँ की ट्रेडिशनल टेक्निक थी, जो बहुत जो है सदियों से आपके घर में चली आ रही है। वो रेसिपी एक के बाद एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। आप किसी को शेयर नहीं करते हो, बट मैंने आपसे पूछा तो आपने सोचा यार सर बढ़िया इंसान है और बता देते हैं, इतने दिन से हम लोग सर से पढ़े हैं और जानते हैं सर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और आपने मुझे बता दिया। और आपने मुझे बता दिया तो अगले दिन मैं गया, मैंने उस रेसिपी को ट्रेडमार्क करा लिया या पेटेंट करा लिया, और अगले दिन मैं आपसे आके बोल रहा हूँ कि आप इसका यूज नहीं कर सकते हो बिना मेरी परमिशन के। तो आपके साथ गलत हुआ ना, सही बात है। तो ऐसे ही गलत बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनीज किसी कंट्री के रिसोर्स या किसी पर्सन की ट्रेडिशनल नॉलेज को अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं ना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बायोपायरेसी। क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। पायरेसी वर्ड का मतलब होता है चोरी करना, और बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की अगर चोरी कर रहा है कोई तो उसे क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। तो अगर देखोगे बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय ए मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज। जिस कंट्री का प्रोडक्ट था उससे ऑथराइजेशन नहीं लिया है, और कह रहा है एंड द पीपल कंसर्न्ड, या जिस पर्सन से वो रिलेटेड है, विदाउट द कंपनसेटरी पेमेंट, यानी पेमेंट भी नहीं दिया, कुछ बदले में पैसा भी नहीं दिया, और उसका मिसयूज कर रहे हैं, और बाद में आके रोक भी रहे हैं कि भैया आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो इन केस को हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी बोलते हैं। ऐसा केस हमें देखने को अलग अलग जगहों पर मिला। क्लियर है बात? नोट करो इसको। तो यहां पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। हाँ, इसको नोट डाउन करोगे, बाकी अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। क्लियर है? ठीक, आप लोगों का धन्यवाद। आज के लिए बस यहीं तक।